सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल की वीडियो के अंतर्गत हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीड लेवल फर्स्ट एंड रीड लेवल सेकंड से संबंधित सिलेबस देखा था कि सिलेबस क्या है हमारा, और उस सिलेबस से संबंधित हमने सारी चीजें हल करने का, सारी चीजें समझने का हमने कल प्रयास भी किया था। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमें किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हुए पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो आज उसी श्रृंखला का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं, इसका पाठ क्रमांक 1 पहला चैप्टर आज यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों और क्लियर कर दूं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये जो पहला टॉपिक है, बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। देखिए, ये जो बाल विकास टॉपिक है, ये बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है जो सुचारू रूप से आपको सभी विषयों में काम करेगा। बाल विकास का जो प्रारंभिक अध्ययन है, जो मूलभूत अध्ययन है, वो हम यहाँ से करना प्रारंभ करेंगे। बहुत सरल टॉपिक है, आपको ये लगेगा कि बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बड़ी आराम से बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो प्रश्न की भाषा इस प्रकार की बनाई जाती है कि उस भाषा में हम उलझ जाते हैं, उस भाषा में हम घूम जाते हैं। वहां हमें चारों ऑप्शन एक जैसे लगती है, तो चारों ऑप्शन छानने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप आराम आराम से सारी चीजें समझें, आराम आराम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रयास यही करूंगा कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए, सारी चीजें मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ क्रमांक 1 यहां से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक हमारा है, वो पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। बाल विकास की क्या अवधारणा है? देखिए, बाल विकास की क्या अवधारणा है, कल जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि हमें विकास के सिद्धांत देखने हैं, विकास के हमें विभिन्न आयाम देखने हैं, विकास के हमें विभिन्न प्रतिरूप देखने हैं, सारी चीजें हमें विकास से संबंधित पढ़नी है। तो बाल विकास की क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्चुअल हम कहें तो बाल विकास क्या है, वो हमें इस टॉपिक में मिलेगा। एवं इसका अधिगम से सीधा क्या संबंध है, बच्चे के सीखने से बाल विकास का क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम देखें तो बाल्यकाल मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। बड़े आराम से आप समझे सारी चीजें, बड़े आराम से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसकी जो पीडीएफ फाइल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बड़े आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप व्हाट्सअप नंबर मैं आपको एंड में दे दूंगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें, मैं आपको वहां इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, तो जिससे आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। बाल्यकाल मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। एक बात और आप थोड़ा सा नोट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे मैं बताता चलूंगा, जो पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, उसको आप आवश्यक रूप से लिखें, आवश्यक रूप से अपने नोट्स में उसको उतारें, जिससे वो चीजें बड़े जल्दी से आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर सकें। चलिए देखिएगा, बाल काल मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। जो बाल्यावस्था होती है, जो बाल्यकाल है बच्चे का, ये बाल्यकाल मानव के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। हम कहें तो मानव के जीवन की जो संपूर्ण आधारशिला है, वो संपूर्ण आधारशिला है उसका बाल्यकाल। यह विकास भावी जीवन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। देखिए, जैसा हमने कहा था कि ये जो बाल विकास है, इस बाल विकास में जो बच्चे का बाल्यकाल होता है, ये बाल्यकाल भावी जीवन की, आगे आने वाले जीवन की आधारशिला का कार्य करता है, बेसिक स्ट्रक्चर है बाल्यकाल। अतः सभी मनोवैज्ञानिकों, सभी शिक्षा शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने इस अवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि, किस बात पर जोर दिया है कि इस आयु में बालक का पालन पोषण और शिक्षण इस प्रकार किया जाए कि वह समाज, समुदाय तथा राष्ट्र के उत्तम नागरिक के रूप में विकसित हो सके। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। देखिए, हम जो बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हम जो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इस शिक्षा शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता हुई, इस बाल मनोविज्ञान को पढ़ने की क्या आवश्यकता हुई, तो ये हमें यहां से पता चलेगा। देखिए, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने, अनेक दार्शनिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि बाल्यकाल में, इस आयु में बालक का यदि पालन पोषण और शिक्षण उचित तरीके से किया जाए, पालन पोषण और शिक्षण यदि बालक का उचित प्रकार से किया जाएगा, तो वह बालक समाज में, समुदाय में,
समुदाय मीन्स कम्युनिटी, समुदाय में तथा राष्ट्र के लिए एक उत्तम नागरिक के रूप में विकसित हो सके, ऐसा बालक हमें तैयार करके देना है। शिक्षा व्यवस्था पढ़ने का क्या कारण है? हम ये चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है? इसको पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हमें एक ऐसा नागरिक तैयार करना है जो समाज में, समुदाय में, राष्ट्र में एक उत्तम व्यक्तित्व को लेकर चले, एक उत्तम नागरिक के रूप में जो निखर कर हमारे पास आए, एक ऐसे बालक को हमें तैयार करना है। इसके लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको सभी विषय की पेडागोगी में टकराएगा, सभी विषय के शिक्षा शास्त्र में आपको ये प्रश्न मिलेगा। वहां भी आपसे ये पूछा जाएगा कि एक शिक्षक होने के नाते आप बालक के प्रति, अपनी कक्षा के छात्र के प्रति, या हो सकता है वो कोई नाम भी दे दे, प्रश्न बदल दिया जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि राधा एक अध्यापिका है, अपनी कक्षा के बच्चे मोहन को पढ़ाते समय उसके मस्तिष्क में क्या उसकी छवि होनी चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसके भविष्य निर्माण के बारे में उस शिक्षिका को क्या सोचना चाहिए, तो वहां आपको उत्तर मिल जाएगा। उस शिक्षिका, उस छात्र के बारे में शिक्षिका को सोचना चाहिए कि हमें एक ऐसा बच्चा तैयार करना है, एक ऐसा पेड़ हमें लगाना है जो समाज में, समुदाय में और राष्ट्र में उत्तम नागरिक के रूप में विकसित हो सके, उत्तम नागरिक के रूप में वो हमारे समाज में और समुदाय में तैयार हो सके, ऐसा बालक हमें तैयार करके देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, देखिए फ्राइड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। फ्राइड आप समझे, नाम सुना होगा फ्राइड का। फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक थे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। आगे हम पढ़ेंगे, फ्राइड एडलर यूंग की जोड़ी ने भी काफी कार्य किए थे, सारी चीजें आगे पढ़ी जाएंगी। तो फ्राइड के अनुसार, फ्राइड क्या कहते हैं? फ्राइड कहते हैं कि प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। यानी जो प्राणी है वो 4-5 साल की उम्र में, 4-5 वर्ष की उम्र में जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। फ्राइड ने एक परिभाषा और दी थी कि व्यक्ति भावी जीवन में जाकर क्या बनेगा, ये हमें 4-5 वर्ष की आयु में ही पता चल जाता है। देखिए अपने यहाँ एक सामान्य सी कहावत भी है जो हम कहते हैं कि पूत के पांव पालने में, पूत के पांव पालने में का अर्थ क्या होता है? पूत के पांव पालने में इसका अर्थ होता है कि ये बालक या बालिका या कोई भी बच्चा भविष्य में जाकर कैसा बनेगा, इसका पर्दा या इसका निर्धारण, या हम कह सकते हैं इसका अंदेशा उसकी बचपन की हरकतों से ही लगाया जा सकता है। तो फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक कहते थे, फ्राइड ने तो काफी बाद में ये बात कही है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ये चीज प्रचलित थी कि पूत के पांव पालने में, यानी फ्राइड कहते हैं कि प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। अतः फ्राइड के अनुसार भी जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है, जीवन की प्रारंभिक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। जो प्रारंभिक काल होता है जीवन का, जो बाल्यकाल है बच्चे का, यानी जो बचपन का समय है, बाल्यकाल से हमारा यहाँ मीन्स है बचपन के समय में, है ना, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी इसमें सम्मिलित है। अभी आगे सबको अलग अलग करेंगे, सबका डिवाइडेशन किया जाएगा। तो फ्राइड भी कहते हैं कि जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है ये बच्चे की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पूर्व तक हमारे समाज की यह धारणा थी कि मानव शिशु शारीरिक रूप से प्राणों के समान ही होता है। देखिए हमारे समाज में एक ये गलत धारणा थी, हमारे समाज में एक धारणा थी अब तक कि जो मानव का शिशु है, जो छोटा बच्चा है, वो शारीरिक रूप से प्राणों के समान है, शरीर में वो बड़ों के ही समान है, जो कि विकास क्रम में धीरे धीरे प्राणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो बड़े लोगों के बराबर, धीरे धीरे वो एक सामान्य व्यक्ति के बराबर शरीर धारण कर लेता है। व्यक्तियों की इसी धारणा के कारण बाल विकास तथा बाल मन के अध्ययन की आवश्यकता है। अब देखिए यहां से कृति क्या प्रारंभ हुई। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि समाज की यह धारणा थी कि मानव शिशु शारीरिक रूप से प्राणों के समान होता है और विकास क्रम में धीरे धीरे प्राणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छी भाषा लिखी है, बिल्कुल सही भाषा लिखी है, लेकिन यदि प्रश्न हमसे ऐसा पूछ लिया गया और वहां उसने ये चीज लिख दी तो ये बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है? देखिए गलत ऐसे है कि मानव शिशु शारीरिक रूप से प्राणों के समान है और विकास क्रम में धीरे धीरे प्राणों के रूप में परिवर्तित होता है, तो ये बात गलत है। उस बच्चे का अपना क्या टैलेंट है, उस बच्चे का अपना क्या व्यक्तित्व है, आप उसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे, आप उसको निखारना ही नहीं चाह रहे। आप तो ये कह रहे हो कि ये बालक हमारे जैसा है और आगे चल के ये बालक हमारे जैसा ही बनेगा। यानी उस बच्चे का व्यक्तित्व, उस बच्चे का टैलेंट, उस बच्चे की प्रतिभाशीलता, ये सब कहाँ गई? तो फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे दार्शनिकों ने प्रयास किए, दार्शनिकों के प्रयास से धीरे धीरे बाल अध्ययन
और बाल विकास के महत्व को समझा जाने लगा। धीरे धीरे जो दार्शनिक थे उन दार्शनिकों ने प्रयास किए और प्रयास करके धीरे धीरे बाल अध्ययन और बाल विकास के महत्व को उन्होंने जाना और बाल विकास के महत्व को उन्होंने समझने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप बाल मन तथा बाल विकास के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से अलग अलग शाखाओं का आविर्भाव हुआ। जब दार्शनिकों ने प्रयास किए तो धीरे धीरे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अध्ययन करने के लिए अलग अलग शाखाओं का आविर्भाव का जन्म होता है। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म होना। विभिन्न विभिन्न प्रकार की बाल मनोविज्ञान की शाखाओं का यहाँ से जन्म होना प्रारंभ हो गया। फिर धीरे धीरे प्रकारवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारे बात आएंगे, आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें आती हैं। चलिए, तो यहां तक आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सामान्य सी बातें थी। आपको देखिए बाल विकास में याद करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, शिक्षा शास्त्र में याद करने के लिए कुछ नहीं है। अक्सर जो शिक्षा शास्त्र की चीजें हैं वो आपको मोस्टली अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। आपको पेडागोगिकल समझ होनी चाहिए। पेडागोगिकल समझ अगर आपकी विकसित हो जाएगी तो आप धीरे धीरे शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पेडागोगी से संबंधित सभी प्रश्नों को बड़े आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए, बाल विकास के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अनेक विद्वान आए, हर वैज्ञानिक आता और अपनी परिभाषा देके चला जाता है, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें ये दो परिभाषाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी और अक्सर पेपर में ये दो परिभाषाएं पूछी भी जाती हैं। तो देखिए क्या है ये दो परिभाषाएं। पहली जो परिभाषा दी थी, ये पहली परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार हमें ये पहली परिभाषा दी थी। क्रो मींस क्या होता है? कौवा, तो आप याद रख सकती हैं कौवा एंड कौवा के अनुसार, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार देखिए बाल विकास की परिभाषा क्या है। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रश्न आता है पेपर में अक्सर, जिसे हम गलत करके आते हैं। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन करते हैं? शैशवावस्था का, दूसरा बाल्यावस्था का, तीसरा बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था का, और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। यानी बच्चे का विकास जब बच्चा माता के गर्भ में होता है उस समय भी उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक बालक इस संसार में है, इस धराधाम पर जब तक उसका जीवन है, तब तक उस व्यक्ति के विकास का हमें अध्ययन करना है। यही बाल विकास है, यही बाल मनोविज्ञान है और यही बालक के व्यवहार का अध्ययन है। तो बालक के व्यवहार का अध्ययन कब से कब तक किया जाता है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगली परिभाषा क्या है। अगली परिभाषा यहाँ आती है, हरलॉक कहते हैं। हरलॉक नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए हरलॉक क्या कहते हैं। हरलॉक कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। देखिए सामान्य रूप से अगर हम कहें तो क्रो एंड क्रो की और हरलॉक की दोनों की परिभाषा एक जैसी है। दोनों की परिभाषाएं एक जैसी तो है, लेकिन दोनों की परिभाषाओं में जरा सा बस भाषा का अंतर है। देखिए हरलॉक भी क्या कह रहे हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। हरलॉक क्या कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो गर्भाधान से लेकर, जब बच्चा गर्भ में है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जब तक वो जिएगा, यानी जब तक वो जिंदा है, जीवित है, मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, यानी गर्भाधान से लेकर जब तक व्यक्ति जीवित है, इसके विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी, कौन कौन से परिवर्तन इसमें आएंगे, इन सभी परिवर्तनों का जब अध्ययन किया जाता है तो ये अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े, देखिए आगे हमें दिया गया है, इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। बाल विकास जो है ये बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। बाल विकास तो बहुत बड़ा है, बाल विकास बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या है, बाल मनोविज्ञान की एक छोटी सी शाखा है, एक छोटा सा हिस्सा है बाल मनोविज्ञान का, जो कि क्या करता है, ये बालक के विकास का, बालक के व्यवहार का और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन करती है। यही बात हमें उसमें दी गई थी, हमारे सिलेबस में हमने यहाँ पढ़ा था कि बालक का विकास क्या होता है, बालक
के विकास के कारण व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, दूसरा इसमें हमें जो बिंदु दिया गया है वो बिंदु हमें यहाँ दिया गया है बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र कौन से होते हैं? देखिए, हमें जब टॉपिक मिला था उस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि बाल विकास के आयाम, ये हमें पढ़ना है टॉपिक। तो देखिए, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, बाल विकास के अंतर्गत हमें किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, बाल विकास का ये जो क्षेत्र है ये अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। बाल विकास कोई छोटा मोटा अध्ययन नहीं है, बाल विकास कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है। बाल विकास का जो क्षेत्र होता है वह बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और अत्यंत ही व्यापक है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक क्षेत्र है इसका, बाल विकास का बहुत लंबे हिस्से में ये फैला हुआ है। यह बालक के विकास के सभी आयामों, सभी स्वरूपों, असामान्यताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता, शिक्षण, वंशानुक्रम, वातावरण आदि सभी का अध्ययन करता है। देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात यहां हमें दी गई है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो बात लिखी हुई है बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रही है ये बात, फिर समझिए इस पूरी बात को कि बाल विकास का क्षेत्र है, प्रश्न आएगा, बाल विकास का क्षेत्र है सीमित, सामान्य, असामान्य, या वो आपसे कह देगा विस्तृत और व्यापक। तो बाल विकास का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है, व्यापक है, बहुत बड़े हिस्से में बाल विकास फैला हुआ है। यह बालक के विकास के सभी आयामों, सभी स्वरूपों, सभी असामान्यताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्व। उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? पहले देखें हम आयामों में, बहुत सारे आयाम हैं बाल विकास के, सबका आगे अध्ययन करेंगे। बहुत सारे स्वरूप हैं बाल विकास के, इनका भी अध्ययन किया जाएगा। बहुत सारी असामान्यताएं हैं, और हम कहें कि बालक में शारीरिक परिवर्तन कौन से होते हैं, मानसिक परिवर्तन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम परिवर्तन कौन से होते हैं, परिपक्वता बालक को कैसे प्रभावित करती है, वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करेगा, इन सभी का जब अध्ययन किया जाता है तब जाकर एक बाल विकास का निर्माण होता है, तब उसको हम कहेंगे बाल विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत जब विभिन्न प्रकार के आयामों का, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का, विभिन्न प्रकार की असामान्यताओं का, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों का और उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता, शिक्षण, वंशानुक्रम, वातावरण आदि सभी का जब अध्ययन किया जाता है तो इन सभी का अध्ययन मिलकर क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। सबसे पहले आप बाल विकास के बारे में अपनी एक थ्योरी विकसित कीजिए। बाल विकास क्या है? बाल विकास एक छोटा हिस्सा नहीं है, बाल विकास एक ऐसा हिस्सा है, यानी हम बच्चे के विकास का अध्ययन कहां से करना प्रारंभ किया था? गर्भावस्था से। अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, गर्भावस्था से हम बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं और मृत्यु पर्यंत तक उसका अध्ययन करते हुए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना पड़ेगा, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना पड़ेगा, बालक के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना पड़ेगा, बालक के गतिक विकास का अध्ययन करना पड़ेगा, बालक के असामान्य व्यवहार का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसके विकास में, उसके जीवन में कौन कौन से आयाम आएंगे, इन सभी आयामों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी परिपक्वता किन चीजों से प्रभावित होती है, कौन सी चीजें हैं जिसको अप्रभावित रखती हैं, वातावरण बच्चे पर क्या प्रभाव छोड़ेगा, हमारा शिक्षण बच्चे पर क्या प्रभाव छोड़ेगा, वंशानुक्रम की बालक के विकास में क्या भूमिका है, वातावरण की बालक के विकास में क्या भूमिका है, इन सभी चीजों का जब हम अध्ययन करेंगे, इन सभी चीजों का अध्ययन मिलाकर क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो बाल विकास कोई छोटा हिस्सा नहीं है, बाल विकास एक ऐसा हिस्सा है जो एक विस्तृत होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करता है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। जब हम एक बालक का विकास करते हैं, एक बालक के विकास को जब हम पढ़ते हैं, तो बालक के विकास को पढ़ते समय हम केवल व्यक्ति के एक पक्ष पर आधारित बात नहीं कर सकते। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है, निम्नलिखित बातों को उसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु यहां दिया है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का हमें किस प्रकार अध्ययन करना है। आगे डिटेल में सारी चीजें अभी आने वाली हैं। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि पहला जो चैप्टर है हमारा, इस पहले चैप्टर की एक रूपरेखा तैयार हो रही है। एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क में केवल अभी इतना भरा जा रहा है कि पहला टॉपिक है क्या, पहले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे संबंधित प्रश्न यहाँ उठते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पर बाद में अभी हम डिटेल में पूरा अध्ययन भी करेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। देखिए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इन अवस्थाओं का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं।
प्राणी के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं। जीवन प्रसार का मतलब होता है जो बच्चे की लाइफ है, जो बच्चे का पूरा जीवन है, इस जीवन में अनेक अवस्थाएं बच्चे के सामने आती है। जब बच्चा माता के गर्भ में था तो उसको गर्भावस्था कहते हैं। जैसे ही बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो शैशवावस्था में आ गया। कुछ समय बाद बच्चे की बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल्यावस्था के बाद बच्चा जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो बाल्यावस्था का अंतिम समय और किशोरावस्था का प्रारंभिक समय, उसको वयसंधि या नवोढ़ा काल जिसको हम कहते हैं, वो अवस्था आ जाती है। फिर किशोरावस्था बच्चे में आ जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था, धीरे धीरे युवा अवस्था, यानी धीरे धीरे करके बच्चा क्या हो जाता है, आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो हमें क्या करना है, बालक के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम बात करें गर्भकालीन अवस्था, तो ये गर्भकालीन अवस्था नामक जो बिंदु हमारे पास आया है, ये मुझे समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। गर्भकालीन अवस्था वो होती है जब एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है, अपनी माता के पेट में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। अब यहाँ से बात उठना प्रारंभ होती है कि सर ये शैशवावस्था क्या होती है। शैशवावस्था, बच्चा जब शिशु होता है तो उसको शैशवावस्था कहते हैं। कब से लेकर कब तक होती है, तो जब बालक का जन्म हुआ तो बालक शैशवावस्था में प्रवेश कर जाता है। यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो ऑथेंटिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई पुस्तकें 1.5 वर्ष मानती हैं, कई जैसे रोज जैसे विद्वान है वो 3 वर्ष भी मानते हैं, लेकिन हरलॉक जैसे विद्वानों ने जो फिक्स परिभाषा हमें दी है, जो सटीक आंकड़ा हमें दिया है, वो दिया है 0 से लेकर 5 वर्ष तक। 0 से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहती है। ध्यान से समझिए, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कहलाती है शैशवावस्था। 6 साल से लेकर 12 साल तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है बाल्यावस्था। 6 से 12 तक की जो उम्र होती है इसमें 2 अवस्थाएं आ जाती है। 6 से 9, 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का जो बालक होता है वो आता है पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत। 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो बालक होता है वो आता है उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत। बाल्यावस्था में 2 हिस्से होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का बालक, और उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का बालक। सॉरी, मैं गलत बोल गया। पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का बालक, और उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का बालक। ठीक है। बाल्यावस्था, वयसंधि तो हम जानते ही हैं, लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में ये संधि आती है जिसको वयसंधि कहते हैं। यानी बाल्यावस्था की जहां समाप्ति हो और किशोरावस्था का जहां प्रारंभ हो उसको वयसंधि कहते हैं। तो 13 से लेकर 18 तक किशोरावस्था होती है, तो जहां 13 की समाप्त प्रारंभ हो और 12 वर्ष का जहां अंत हो, तो वो जो संधि काल कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, वयसंधि कहते हैं। आगे विस्तार से पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी। अगला है किशोरावस्था, तो ये हम जानते ही हैं कि 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष तक की जो बच्चे की उम्र होती है उसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो बालक के जीवन प्रकार में अनेक अवस्थाएं आती हैं। जैसे हम बात करें गर्भावस्था जिसको हम कहते हैं, शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं, बाल्यावस्था जो कहलाती है, वयसंधि जिसको हम कहते हैं, किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं, ये सभी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। और ये बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हमें बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास केवल बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करता। जो बाल विकास होता है ये केवल बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करता, तो फिर क्या करता है, अपितु विकास क्रम की सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। देखिए, बाल विकास केवल विकास क्रम की एक ही अवस्था का अध्ययन नहीं करता। बाल विकास विकास क्रम की केवल एक ही अवस्था का अध्ययन नहीं करता। तो बाल विकास क्या करता है, बाल विकास मानव के जीवन की बहुत सारी अवस्थाओं के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास जैसे अनेक पहलुओं का, बौद्धिक विकास जैसे अनेक हिस्सों का अध्ययन करता है। तो बाल विकास के बारे में यदि हम बात करें तो बाल विकास विकास क्रम के केवल एक पक्ष का, विकास क्रम के केवल एक पहलू का अध्ययन नहीं है। बाल विकास मानव के विकास क्रम के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि सभी जितने भी पहलू हैं, इन सभी पहलुओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत आता है। इन सभी पहलुओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए, विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक अलग विशेषता होती है। विकास क्रम की जितनी अवस्थाएं होती हैं ये अपनी एक विशेष अवस्था रखती है, अपनी एक विशेषता लेकर चलती है। शैशवावस्था में बालक के अलग गुण होते हैं,
बाल्यावस्था में जैसे ही बच्चा आता है उसके अनेक गुण हो जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बच्चे के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो विकास क्रम की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी एक अलग विशेषता लेकर चलती है, अपनी एक अलग हिस्सा लेकर चलती है। तो बाल विकास में विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था के अपनी अलग विशेषता होती है। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये जब प्रश्न आएगा उस समय हमको घुमाया जाएगा, वहां हमको फंसा दिया जाएगा। तो लेकिन हमें तो याद क्या रखना है कि विकास क्रम की जितनी भी विशेषताएं, विकास क्रम की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, उन सभी अवस्थाओं की अपनी अलग विशेषता होती है, उन सभी अवस्थाओं के अपने अलग गुण होते हैं। प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चा विकास क्रम की अवस्थाओं में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बालक के शरीर में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है और मानसिक क्रियाओं का स्वरूप भी बदलता है। सामान्य सी बात है, शैशवावस्था का जो बालक है कल बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन आएंगे। शरीर में भी परिवर्तन होगा और मस्तिष्क में भी परिवर्तन आएगा। मानसिक क्रियाएं, मानसिक संरचनाएं, मानसिक जटिलताएं, सब में परिवर्तन आता जाएगा। क्यों? कि प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का स्वरूप बदल जाता है। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि नित्य नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन कर लेता है। क्योंकि जैसे जैसे नित्य रोज नई नई समस्याएं जब बच्चे के सामने आना प्रारंभ होती हैं, जैसे जैसे बच्चे के सामने नई नई परिस्थितियां आती हैं, नई नई परिस्थितियों के साथ जब बच्चा समायोजन करता है, नई नई परिस्थितियों के साथ बच्चा जब एडजस्टमेंट करता है, तो नई नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने व्यवहार का जो प्रतिमान है, अपने व्यवहार का जो पैटर्न है, अपने व्यवहार का जो मॉडल है, उसमें परिवर्तन कर लेता है। जैसे जैसे बच्चे के पास नई नई अवस्थाएं आती हैं, बच्चा नई नई अवस्थाओं में आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। अब देखिए व्यवहार में परिवर्तन कैसे। जैसे हम बात करें किसी छोटे बच्चे की, लगभग बच्चा है अपना 1 साल से छोटा, ऐसा कोई छोटा बच्चा है, या हम कहें 3, 4, 5, 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, ऐसा कोई बच्चा हो, उसको अगर आप किसी चीज को पकड़ाओगे तो पूरी चीज को हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। आप उसको कोई भी चीज दोगे तो पूरी चीज को हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है, हर चीज को मुंह में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। फिर एक निश्चित चीज को पकड़ने के लिए वो क्या करता है? निश्चित उंगली का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए उसको माउस पकड़ना है तो निश्चित उंगली का प्रयोग करेगा, वो माउस को पकड़ेगा। जैसे उसको मोबाइल पकड़ना है, निश्चित उंगली का प्रयोग करेगा, मोबाइल को पकड़ेगा। तो बच्चे में जैसे जैसे नई नई परिस्थितियां आती हैं, नई नई परिस्थितियों के साथ बच्चा व्यवहार करता है, नई नई परिस्थितियों के साथ बच्चा एडजस्टमेंट करता है, और एडजस्टमेंट करते करते बालक क्या करता है? अपने व्यवहार में, अपने प्रतिमानों में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं अगली वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। भले ही मुझे दोबारा फिर से कराना पड़े, लेकिन मैं आपकी सारी समस्याओं को वहीं की वहीं समाप्त करूंगा। आप मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी जरूर दें, ठीक है। चलिए देखिए पॉइंट क्रमांक 2, इसकी हम बात कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? आपको पढ़ाने का पैटर्न कैसा लग रहा है? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भाषा में, लैंग्वेज में, या साउंड प्रॉब्लम कोई हो, या कोई और आपको एरर आ रही हो, तो आप मुझे जरूर सूचित करें, जिससे आगे की वीडियो में उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया जाए। सारी चीजें आप तक सुचारू रूप से पहुंचे, यही मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यस, नो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो आपको कमेंट करनी है जरूर करें। चलिए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। देखिए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हमें बाल विकास के अंतर्गत करना पड़ेगा। जब हम बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल विकास पढ़ते समय हमें बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। विभिन्न पहलू कौन कौन सी हैं? तो देखिए एक बात मैं आपसे जब से बार बार कह रहा था, वही बात यहां आ गई कि बाल विकास बालक के किसी एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बालक का जो विकास है एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता, केवल एक सेक्टर से संबंधित नहीं होता। ये यानी बाल विकास के अंतर्गत केवल एक फैक्टर नहीं होता। तो फिर इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं, बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास। इन सभी का जब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे
तब जाकर हम बाल विकास की संरचना को तैयार कर पाएंगे। यानी एक बालक का हमें सुचारू रूप से यदि विकास करना है, सुचारू रूप से बालक का विकास करने के लिए हमें शारीरिक विकास भी करना पड़ेगा। शारीरिक विकास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, मानसिक विकास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, संवेगात्मक विकास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक विकास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्रियात्मक विकास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, भाषा विकास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व विकास की सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप इन सभी विकासों का सुचारू रूप से अध्ययन कर लेंगे, इन सभी विकासों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे, तब जाकर आप बाल विकास का अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि आपको बाल विकास का अध्ययन करना है तो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए आपको पहले इतने विकासों का अध्ययन करना पड़ेगा। बच्चे का शारीरिक विकास कैसा है, बच्चा शारीरिक रूप से सीखने के लिए सक्षम है, क्या बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, क्या बच्चे को कोई बुखार तो नहीं आ रहा, बच्चे को कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है, कोई शारीरिक विकलांगता तो नहीं है बच्चे में जो बच्चे को पढ़ने में परेशान कर रही हो। मान लीजिए एक शिक्षक होने के नाते आप तो अपने धुन में कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है बालक को सुनने में ही प्रॉब्लम हो, बालक के कानों में ही कोई खराबी हो। तो शारीरिक विकास जब बच्चे का गड़बड़ होगा, शारीरिक विकास जब बच्चे का खराब होगा, या मान लीजिए आपकी कक्षा का बच्चा एक ऐसी जगह बैठा है जहां से आप उस बच्चे को, आप बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही, आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो जब उसके शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसके शारीरिक विकास में अगर कोई फॉल्ट है, तो पहले आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। प्रयास क्या, आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस बच्चे को पढ़ने योग्य बना सकते हैं, शिक्षण योग्य आप उस बच्चे को बनाएंगे। उस बच्चे को डॉक्टर पे लेके जाओ, परामर्शदाता की भूमिका आप स्वयं निभाओ, जो भी हो, इन कंडीशन उस बच्चे की आपको समस्या सॉल्व करनी है। शारीरिक विकास कहता है कि बच्चा पहले सीखने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसके बाद हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश में एक कहावत है कि ए साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपके शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क विकसित नहीं हो सकता। और उसके अलावा दूसरी जो बात हम कहते हैं, अपने यहाँ कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, पहले आपकी काया निरोगी होनी चाहिए, उसी के बाद आपके सारे सुख माने जाएंगे। तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास क्या है, सभी विकासों में से श्रेष्ठ माना गया है कि सबसे पहले बच्चा शारीरिक रूप से सीखने के लिए सक्षम हो, शारीरिक रूप से बच्चा अधिगम करने के लिए तैयार हो, तो फिर हम उस बच्चे को सुचारू रूप से आगे ले जा सकते हैं। तो शारीरिक विकास बच्चे का होना चाहिए। दूसरी बात आती है जिसको हम कहते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। कहीं बच्चा मानसिक रूप से गड़बड़ तो नहीं है, कहीं बच्चे की मेमोरी IQ बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, कहीं बच्चा जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि जिसको हम कहते हैं, स्टूपिड टाइप का बच्चा तो नहीं है। स्टूपिड टाइप से मेरा मीन्स गलत नहीं है, स्टूपिड टाइप से मेरा मीन्स है जड़ बुद्धि, जब बिल्कुल जो डल बच्चा होता है कि बच्चा ऐसा तो नहीं है। तो मानसिक विकास आपको बच्चे का देखना पड़ेगा कि हम जो चीजें बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, यानी हमारे द्वारा फेंकी गई गेंद को बच्चा लपक भी पा रहा है कि नहीं लपक पा रहा। मान लीजिए आपने तो गेंद फेंक दी, तो क्या बच्चा उसको लपक भी पाएगा? यानी आपने तो यहां से ज्ञान दे दिया, तो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को बच्चा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये आपको देखना पड़ेगा। मानसिक विकास आपको देखना पड़ेगा। संवेगात्मक विकास क्या होता है? देखिए संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास की अगर हम बात करें तो संवेगात्मक विकास क्या कहता है? संवेगात्मक विकास ये होता है कि बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करे, बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण रखे। मान लीजिए एक शिक्षक होने के नाते आपने किसी कारण से किसी गलत व्यवहार करने पर बच्चे को जरा सा डांट दिया, गलत व्यवहार करने पर आपने बच्चे को जरा सा डांट दिया। अब मान लीजिए बच्चा क्रोध में आ गया, संवेगात्मक विकास बच्चे का खराब है। खराब से मतलब बच्चे में संवेगात्मक विकास नहीं है, संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं है। बच्चा मान लीजिए क्रोध में आ गया, हो सकता है कोई ईंट पत्थर उठा के वो आप में दे दे। तो हमें बच्चे के संवेगों को नियंत्रित करना है। बच्चे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा ऐसी चीज ना करे, क्रोध ना करे किसी से, प्रेम भावना बच्चे में बढ़े, ईर्ष्या बच्चे से ना, किसी से ना करे, घृणा की भावना बच्चे में किसी से ना हो, ऐसे संवेगात्मक विकास को हमें करना है। भय बच्चे के मन में किसी प्रकार का ना हो, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो हमें बच्चे का उचित संवेगात्मक विकास करना है। आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में आएगा। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है समाज को एक उत्तम नागरिक प्रदान करना, समाज को एक उत्तम व्यक्तित्व प्रदान करना। एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा दायित्व है।
तो सामाजिक विकास हमें बच्चे का ऐसा करना है, सोशल डेवलपमेंट हमें बच्चे का ऐसा करना है कि बच्चा समाज में एक उत्तम नागरिक के रूप में निखर कर आए, बच्चा समाज में एक उत्तम नागरिक के रूप में निकल कर आए, ऐसा हमें प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है इसमें हमें क्रियात्मक विकास। देखिए क्रियात्मक विकास भी हमें बच्चे का करना है। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि हमारी कक्षा का बच्चा, हमारे विद्यालय का बच्चा प्रत्येक कार्य को अपने हाथों से करके दिखे। हमारी कक्षा का बच्चा प्रत्येक कार्य को अपने आप करे, प्रत्येक कार्य को अपने हाथों से करके देखे। तो क्रियात्मक विकास, बच्चा जितना ज्यादा अपने हाथ से कार्य को करेगा उतनी ज्यादा बच्चे में सीखने की क्षमता बढ़ेगी, जितना ज्यादा बच्चा कार्य करेगा उतनी ज्यादा बच्चा चीजों को कैप्चर करेगा। तो क्रियात्मक विकास हमें बच्चे का करना है। भाषा विकास, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विकास है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, संप्रेषण का माध्यम ही भाषा है। कम्युनिकेशन अगर आपको किसी से करना है, आपको संप्रेषण करना है, अपने मन के विचार सामने तक पहुंचाने हैं या सामने वाले के विचार आपको ग्रहण करने हैं, तो ये किसके माध्यम से संभव है? केवल भाषा विकास के माध्यम से। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे कहा, आप मान लीजिए मुझे कहीं मार्केट में मिल गई, मार्केट में मैंने आपसे कहा बताइए सर कहाँ जा रहे हैं, तो आपने मुझसे कहा कि कहीं नहीं, हम वैसे मार्केट आए थे, अब लौट के हम अपने घर जा रहे हैं। तो यानी आपकी हमारी ये जो इतनी बातचीतें हुई है, बातचीत कायम हुई भाषा में ही तो हुई। अगर मान लीजिए मेरे पास भाषा नहीं होती, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, आपके पास बताने के लिए शब्द नहीं होते, तो संप्रेषण कैसे होता? मेरे मन के भाव आप तक कैसे पहुंचते? आपके मन के भाव मेरे मुझ तक कैसे आते? तो ये संप्रेषण कहलाता है। तो देखिए संप्रेषण ऐसा नहीं है जो केवल बोलने से ही हो, लिखित माध्यम से भी संप्रेषण दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हाईवे पे आप जा रहे हैं और आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिल गया कि आगे पुलिया सक्रिय है, कृपया धीरे चलिए, या आगे रेलवे क्रॉसिंग है, कृपया धीरे चलिए। तो आपसे कोई कहने तो नहीं आया आपके कान में कि आगे पुलिया फूटी है, आपको धीरे धीरे जाना है, किसी ने आपके कान में आके नहीं कहा। लेकिन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो लिखित संप्रेषण आपको मिला है, जो लिखित वहां भी लिखा क्या गया है, भाषा ही तो लिखी गई है, उसी भाषा के माध्यम से तो आप तक संप्रेषण आया है, उसी भाषा के माध्यम से ही तो आपने विचारों को ग्रहण किया है। तो भाषा विकास आप में बच्चे को, आपको बच्चे में भाषा विकास करना पड़ेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको बच्चे में करवाना पड़ेगा। नैतिक विकास, नैतिकता बच्चे में हो, जब तक बच्चे में नैतिकता नहीं होगी तब तक बच्चे में चारित्रिक विकास नहीं हो सकता। नैतिकता कहां से आएगी? तो नैतिकता तो बाजार में मिलती होगी, कहीं से ले आओ नैतिकता, ऐसी नैतिकता नहीं होती। तो नैतिकता क्या होती है? क्या है नैतिक डेवलपमेंट, नैतिक विकास जिसको हम कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। क्या है नैतिक विकास? देखिए बच्चे में सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, सत्यपटुता, सत्यवक्ता, यानी बच्चे में सत्यता हो, सत्य कहे, सत्य बोले, सत्य सुने, ईमानदारी हो, चरित्र बच्चे का अच्छा हो, किसी से झूठ ना बोले, किसी को सताए नहीं, तो ये बच्चा अच्छा बच्चा माना जाता है, नैतिक विकास अच्छा माना जाता है। जब मान लीजिए आपकी कक्षा का बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, किसी से गलत नहीं बोलता, कभी क्रोध नहीं करता, किसी से गलत व्यवहार नहीं करता, तो बच्चा कैसा है? उसका नैतिक विकास बहुत अच्छा है उस बच्चे का, है ना। चलिए अब हम बात करें चारित्रिक विकास की। तो जब नैतिक विकास अच्छा होगा, बच्चे का चरित्र तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। नैतिक विकास से मेरा मीन्स, नैतिक विकास जब अच्छा होगा, यानी हम कहें बच्चा आपका कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य पटता है, हमेशा सत्य कहता है, हमेशा सत्य को स्वीकार करता है, तो बच्चा कैसा है? चारित्रिक विकास अच्छा है। बच्चा कभी भी किसी चीज को चुराने का प्रयास नहीं करता, तो बच्चे का चारित्रिक विकास अच्छा है। यानी जो बच्चा चोरी ना करे, अपराध की श्रेणी की तरफ ना बढ़े, झूठ ना बोले, गलत कार्य ना करे, ये तो बच्चा कैसा है? हमारा चारित्रिक विकास उस बच्चे का अच्छा है। देखिए रामायण में कहा जाता है कि बच्चा मान लीजिए ऐसी नीति वाला हो कि परधन पत्थर जानिए प्रक्रिया मात समान। पर धन पत्थर जानिए, जो दूसरे के धन को पत्थर के समान हो, दूसरे की स्त्री को जो माता के समान देखता हो, तो उसका चारित्रिक विकास अच्छा माना जाता है, रामायण कहती है। देखिए और व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व यानी बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी हो, बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा हो, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, तो जब इन सभी का हम बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी बाल विकास के हिस्से कहलाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। तो हम सामान्य रूप से अध्ययन करें तो बाल विकास के अंतर्गत हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व विकास आदि सभी का जब विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं तो ये बाल विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको तीसरा बिंदु दिया गया है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। लीजिए
बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं? इसका हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? पहला है, बाल विकास उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बाल विकास बच्चे की उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है, उन सभी फैक्टर का, उन सभी स्टेज का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करते हैं। बाल विकास क्या करता है? बाल विकास बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको प्रभावित करता है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। जैसे देखिए, बाल विकास का सभी अवस्थाओं में अध्ययन करना है, केवल एक अवस्था की हम बात नहीं कर रहे, ना ही हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, ना ही बाल्यावस्था की और ना ही किशोरावस्था की। सारी अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चीजें वे होती हैं जो सामने हमें दिखाई दे रही हैं, और अप्रत्यक्ष कारण वे होते हैं, अप्रत्यक्ष चीजें वे होती हैं जो हमें सामने दिखाई नहीं देती बल्कि पीछे से हमें प्रभावित करती है। पीछे से मतलब ये नहीं कि हमारे सिर के पीछे से आगे प्रभावित करें, ऐसा नहीं, ऐसे फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहें गंदी बस्ती, घनी बस्ती, या ऐसी बस्ती जहां पर जुआ, नशा पत्ता इत्यादि कार्य किए जाते हो, तो ये कारण हमें प्रत्यक्ष रूप से, हमें जब हम वहां रह रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएंगे कि ये कारण बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं। या हम कह सकते हैं, मान लीजिए कक्ष में बच्चे के मन में एक शिक्षक के प्रति भय है, एक शिक्षक के प्रति भय, डर, फियर है उसके मन में, और लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, तो प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कारण है, सामने से हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बच्चे के मन में डर तो है, बच्चे के विकास को, शिक्षण को कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर रहा है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष कारण और बच्चे को प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष कारण, ये दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु दिया गया है, बालक के विकास पर प्रमुख रूप से, मुख्यतः बच्चे पर वंश यानी इसका अर्थ समझ रहे हो आप? वंश का, वंश मीन्स उसके जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, बच्चे के वंश, परंपरा और वातावरण तथा परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास पर मुख्य रूप से किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? बच्चे की वंश परंपरा का, उसकी आनुवंशिकता, उसके जेनेटिक्स का, और वातावरण का, उसके यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, ना ही अकेले वंशानुक्रम से बच्चे में विकास किया जा सकता है और ना ही अकेले वातावरण से बच्चे में विकास किया जा सकता है। हाँ, हम वातावरण को बदलकर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता दोनों ही अपराधी हैं, बच्चे के माता पिता दोनों ही बुरी नीति वाले हैं, अपराधी हैं, ऐसे हैं, और अगर उस माता पिता की संतान को, उन माता पिता के बच्चों को अगर अच्छे वातावरण में रखा जाए, बहुत अच्छे वातावरण में उनको रखा जाए, तो वे बच्चे अपने माता पिता जैसे ना होते हुए अच्छे वातावरण में पहुंचकर अच्छे बन जाएंगे। जैसे परवरिश पिक्चर में आपने देखा होगा, परवरिश पिक्चर में होता है बच्चा अपराध प्रवृत्ति से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है, तो अलग वातावरण उसको मिलता है तो वो अच्छा बन जाता है। तो मुख्य रूप से वंश, परंपरा और वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, तथा परिपक्वता और शिक्षण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे में क्या परिपक्वता है, कैसा परिपक्व वातावरण आप बच्चे को दे रहे हो, मैच्योरिटी बच्चे में कैसी आ रही है, शिक्षण, कैसा शिक्षण आप बच्चे को करा रहे हो, इसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, बाल विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का व्यक्तित्व एक विशेष रूप ग्रहण करता है। बाल विकास की प्रक्रिया में ये जो तत्व हैं, वंशानुक्रम, परंपरा, वातावरण, परिपक्वता, इन सब के कारण व्यक्तित्व, जो बच्चे का व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व एक विशेष रूप ग्रहण कर लेता है, विशेष फैक्टर बच्चे के व्यक्तित्व में आ जाता है। वंश परंपरा बालकों को गर्भाधान के समय ही उसके माता पिता तथा पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण, योग्यताएं व क्षमताएं प्रदान कर देती है। देखिए, वंश परंपरा क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है? वंश परंपरा वो होती है जो गर्भाधान के समय ही, जब बालक माता के गर्भ में होता है, तो माता के गर्भ में ही उसमें उसके माता पिता तथा पूर्वजों के, यानी बच्चे के जो माता पिता हैं, बच्चे के जो पूर्वज हैं,
उनके विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण, उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं बच्चों को प्रदान कर देती है। यानी वंश परंपरा क्या है? वंश परंपरा बालक को गर्भाधान के समय ही उसके माता पिता की, उसके पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण, उनकी योग्यताएं और उनकी क्षमताएं प्रदान कर देती है, जिनका प्रभाव जन्म के बाद आजीवन बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इनका प्रभाव बच्चे में आजीवन पड़ता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी बच्चे की जो आनुवंशिकता है, जो माता पिता से बच्चा लेकर आया है, उसके गुण, माता पिता के गुण, पूर्वजों के गुण जो उस बच्चे में आए हैं, ये जन्म के बाद आजीवन यानी पूरे जीवन भर बालक के विकास को प्रभावित करने का कार्य करता है। बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं पर उसकी जेनेटिक्स यानी उसकी हेरेडिटी का प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। आगे देखिए, जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, जन्म तक जितने भी फैक्टर बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ, माता के गर्भ में जितने भी फैक्टर बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, वे सब फैक्टर कहां से हो जाते हैं? आनुवंशिकता से रिलेटेड कर दिए जाते हैं। जो गुण बच्चे में आए वे आनुवंशिकता है। लेकिन आप यहां नहीं कहो, देखो आप यहां एक चीज में भेद माना जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि अभिमन्यु माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख गए थे, तो माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना जो उन्होंने सीखा था, वो माता पिता जेनेटिक्स लेके नहीं आए थे। उनकी माता ने क्या किया था? ऐसी रचनाएं देखी थी, ऐसी कहानियां पढ़ी थी, जिनसे ऐसी उन्होंने नीतियां सुनी थी, जिससे वो क्या हो गए थे? अर्जुन माता अभिमन्यु माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख गए थे। तो जन्म के पहले बच्चे में जो गुण होते हैं, वे सभी गुण हम आनुवंशिकता में लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ गुण वातावरणीय भी माने जाते हैं। तो हमें अभी यहाँ एक सामान्य सी थोड़ी याद करनी है कि बच्चे में वे गुण, मानसिक योग्यताएं, शारीरिक क्षमताएं, ये सारी चीजें जो बच्चे में जन्म से पहले आती हैं, यानी माता के गर्भ में बच्चे में आ जाती हैं, तो वे तो कहलाती है आनुवंशिकता, हेरेडिटी कहलाती है, वंश परंपरा कहलाती है। और बच्चे के जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, मान लीजिए बच्चे का जन्म हो गया, अब इसके बाद जो तत्व यानी जो पापा उसको मिले, जो दादा दादी, परिवार, बुआ, चाचा चाची, ताऊ जो उसको मिले, परिवार, वातावरण, उसका मोहल्ला, उसका मोहल्ले के लोग, उसका विद्यालय, ये सभी क्या कहलाएंगे? उसके वातावरण कहलाएंगे। तो बच्चे के जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, वे सभी कैसे होते हैं? वातावरणीय होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहलाते हैं। जितने भी वातावरणीय तत्व हैं, वे भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर बालक के विकास को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। बच्चे के जो वातावरणीय कारक होते हैं, वे सभी वातावरणीय कारक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। विभिन्न रूपों में ये बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता और शिक्षण भी बाल विकास पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। बच्चे की परिपक्वता यानी बच्चे की मैच्योरिटी और शिक्षण, ये दोनों भी बाल विकास पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालते हैं, बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं बच्चे पर। बच्चे की परिपक्वता और शिक्षण भी बाल विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। देखिए, परिपक्वता जो बच्चे में होती है, ये आंतरिक होती है, भीतर से बच्चे में आती है। मैच्योरिटी बच्चे में अंदर से आती है, आंतरिक होती है। और शिक्षण क्या होता है? शिक्षण वो होता है जो बाह्य वातावरण से हमें प्राप्त हो रहा है, बाहरी वातावरण से जो हमें मिलता है वो कहलाता है शिक्षण, और जो अंदर से आती है वो कहलाती है परिपक्वता। तो परिपक्वता आंतरिक होती है और शिक्षण बाह्य वातावरण से संपन्न होता है, बाह्य वातावरण से हमें प्राप्त होता है। लेकिन बालक का यदि हम समुचित विकास करना चाहते हैं, एक समुचित विकास, समुचित विकसित बालक अगर हम तैयार करना चाहते हैं, तो समुचित विकास के लिए दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। परिपक्वता भी होनी चाहिए और शिक्षण भी होना चाहिए, वंशानुक्रम भी होना चाहिए और वातावरण भी होना चाहिए, तभी बच्चा हमारा एक समुचित विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये बिंदु आपको याद रखने हैं। ये बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकती है, या आप मुझे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एंड में दूंगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलिए चौथा बिंदु देखें। चौथे बिंदु के बारे में हम यहां बात करें। देखिए चौथा बिंदु क्या कह रहा है। चौथा बिंदु यहां दिया गया है, बालक की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बच्चे में अगर कोई असामान्यता है तो उस असामान्यता का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। असामान्यता कौन सी होती है? यानी जो सामान्य नहीं है, असामान्य है, एबनॉर्मल है। तो बालक की विभिन्न असामान्यताओं का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। कौन कौन सी असामान्यताएं? तो देखिए,
बाल विकास के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों के विकास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि बालक के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं और विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत हम केवल सामान्य बालकों के विकास का ही अध्ययन नहीं करते, केवल हमें सामान्य बालकों का ही अध्ययन नहीं करना, तो फिर सामान्य बालकों के विकास के साथ साथ बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यताओं और विकृतियों का भी अध्ययन करना है। बच्चे के जीवन में कहां कहां असमानता आएगी, कहां कहां बच्चे में विकृतियां आती है, इन सारी चीजों का शिक्षक होने के नाते आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये असामान्यता और विकृतियां हैं क्या, तो देखिए, बाल विकास असंतुलित व्यवहार। अगर आपकी कक्षा का बच्चा असंतुलित व्यवहार करता है, असंतुलित व्यवहार क्या होता है? असंतुलित व्यवहार का अर्थ है जब बच्चा आपका संतुलन में व्यवहार ना करे। जैसे हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आप अपनी कक्षा के बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कक्षा के एक बच्चे को खड़ा किया और एक बच्चे को खड़ा करने के बाद आपने उससे कहा कि बेटा मैंने कल आपको ये याद कराया था, आप आज मुझे सुनाइए। अब मान लीजिए बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गया और बच्चा बहुत जल्दी जल्दी आपको सुना रहा है, आप उन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे, या है ना, वो बच्चा असंतुलित व्यवहार कर रहा है, यानी बच्चा इतना एक्साइटमेंट हो गया कि बस उसको अच्छी तरीके से याद है लेकिन वो अपनी चीजें आप तक पहुंचा नहीं पा रहा, तो ये उसका असंतुलित व्यवहार है। वहीं एक डरा सहमा सा बच्चा बैठा है कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, और मान लीजिए किसी कारण से उसी का नंबर आ गया, आपने उसी को खड़ा कर दिया कि हो जाओ खड़े। फिर आपने उससे पूछा कि बेटा हमने आपको कल जो कराया था वो सारी चीजें आप हम लोग घर से याद करके लाए होगे, आप हमें सुनाओ। अब मान लीजिए वो बच्चा किसी कारण से याद नहीं कर पाया हो, या मान लीजिए उसको पूरा याद है लेकिन आत्मविश्वास में कमी होने के कारण, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने के कारण, या बच्चा मान लीजिए आपसे डरता है, आपसे बच्चा भय खाता है, तो डरने के कारण बच्चा कुछ ना बोल पाए, बोले हमको सर याद तो है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यानी असंतुलित व्यवहार आपकी कक्षा का बच्चा कर रहा है, तो उस असंतुलित व्यवहार वाले बच्चे को आपको पकड़ना है। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि पकड़ के और झोली में रख के घर ले जाना है, ऐसा नहीं। पकड़ने से मतलब है उस बच्चे की पहचान हमें करनी है, और पहचान करके उसके इस असंतुलित व्यवहार के कारणों को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, दूसरा है मानसिक विकार। कहीं हमारी कक्षा के बच्चे में कोई मानसिक विकार तो नहीं है, कोई मानसिक रूप से बच्चे में बीमारी तो नहीं है। अगर हमारी कक्षा के बच्चे में कोई मानसिक विकार है, किसी मानसिक रूप से बच्चा है, उसकी बौद्धिक उस बच्चे में दुर्बलता है, इसको भी मानसिक विकार के अंतर्गत ही ले लिया जाएगा। अगर उस बच्चे में कोई मानसिक विकार है, उस बच्चे में कोई बौद्धिक दुर्बलता है, तो बौद्धिक दुर्बलता का और मानसिक विकारों का हमें पता लगाना पड़ेगा, और पता लगाकर उनको हमें उन दुर्बलताओं को, उन मानसिक विकारों को समाप्त करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तथा बाल अपराधों के कारणों को जानने का प्रयास करना है। बाल अपराधों का क्या कारण है, बच्चा क्यों अपराध की ओर बढ़ रहा है, इस अपराध के कारणों का हमें पता करना है, और उन अपराध के कारणों का निराकरण करने के लिए हमें क्या करनी है, लगातार नए नए उपायों को खोजना है, और निराकरण हेतु उनके नए नए उपाय भी हमें ये बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की तरफ हम अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। अगला 5वां बिंदु हमें दिया गया है, हमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन भी करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो देखिए, बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता, यानी बच्चा मानसिक रूप से दुर्बल है और बच्चे में कोई रोग है मानसिक, केवल इसका ही अध्ययन नहीं करता, तो फिर बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से साइकियाट्रिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन मनोवैज्ञानिक तरीकों से बहुत सारे उपचार भी हमें उपलब्ध कराता है, बहुत सारे उपचार भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। जो मनोचिकित्सा है, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं, वे साइकियाट्रिस्ट, जो मनोचिकित्सक हैं, वे मनोचिकित्सक बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। यानी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का ही एक हिस्सा हो जाता है मनोचिकित्सा, जो आपके मन को पढ़ते हैं और मन को पढ़कर उससे संबंधित जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करती है। चलिए 6वें बिंदु की तरफ हम चलते हैं, और हमें बाल विकास के अंतर्गत क्या करना है। बाल विकास के अंतर्गत हमें बाल व्यवहारों का और अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना है। बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा कैसी अंतः क्रियाएं करता है, इन सभी का अध्ययन हमें बाल विकास के अंतर्गत करना है। बाल व्यवहारों का और उसकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है,
देखिए, मनुष्य एक गतिशील व सामाजिक प्राणी है। जो मनुष्य होता है ये गतिशील है, निरंतर गति करता है और सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है। विभिन्न आयु स्तरों पर वह अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, देखिए व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न आयु स्तरों पर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आयु के लेवल आते जाएंगे, उन आयु के स्तरों पर समायोजन के लिए वो क्या करेगा, अपने संपर्क में जितने व्यक्ति आएंगे, जैसे उसके परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं, अध्यापक हैं, उसके खेल के साथी हैं और समाज में सभी परिचितों के साथ वो क्या करता रहता है, अंतः क्रिया करता है, जुड़ता है, उनसे व्यवहार करता है, लेना देना, आना जाना, उनसे बोलना, उनकी सुनना, अपना संप्रेषण करना, उनका संप्रेषण ग्रहण करना। तो बच्चा क्या करता है, परिवार के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अध्यापक के साथ, खेल के साथियों के साथ, समाज में परिचितों के साथ अनेक प्रकार की अंतः क्रियाएं करता है और अंतः क्रियाएं करके बच्चा अपने विकास को आगे बढ़ाता है। दूसरा, बाल विकास, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करता है। फिर समझिए, बाल विकास, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतः क्रियाओं का, यानी बच्चे के विकास में बालक की जो विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाएं होती है, इन अंतः क्रियाओं का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं और इनसे बालकों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बाल विकास के अंतर्गत क्या करता है, बाल विकास के अंतर्गत एक शिक्षक होने के नाते आपको यह पता करना है कि ये अंतः क्रियाएं कौन कौन सी हैं और इन अंतः क्रियाओं से बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां बिंदु अब देखें, हमें और क्या करना है, हमें बालक की रुचियों का भी अध्ययन करना है। बाल विकास के अंतर्गत हमें बच्चे की रुचि का भी पता लगाना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। क्यों, जब तक बच्चे के रुचि के अनुसार आप कार्य नहीं करोगे तब तक उसके सीखने की दर नहीं बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि होती है, अगर उसी सेक्टर में आप बढ़ना चालू कर देंगे तो बच्चा बहुत जल्दी, बहुत स्पीडली चीजों को सीखना प्रारंभ करेगा, बहुत स्पीडली बच्चा चीजों को पकड़ना प्रारंभ करेगा। बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन करके उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। शिक्षा में और व्यवसाय में, व्यावसायिक जो निर्देशन है, व्यवसायिक सेक्टर में बच्चे को भविष्य में जाकर क्या बनना चाहिए, भविष्य में बच्चे को क्या कार्य करना चाहिए, किस सेक्टर में बच्चे को भविष्य में जाना चाहिए, ये सारा अध्ययन आप कहां से करोगे, बच्चे की रुचियों के आधार पर करोगे। बाल विकास बालक की रुचियों का अध्ययन करके उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिया है कि रुचियां अर्जित व्यवहार हैं जो जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पेपर में आती है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें। जो बच्चे की रुचि होती है, रुचियां एक अर्जित व्यवहार है जो अर्जन किया जाता है जिसका, ये जन्मजात नहीं होती, जेनेटिकल नहीं होती, बल्कि ये सीखी जाती है। रुचियां सीखी जाती हैं, रुचियां कार्य करती हैं और क्या करती हैं, लक्ष्य की पूर्ति को आसान बनाती है। बच्चा जब रुचि से कार्य करता है तो लक्ष्य की जो पूर्ति है वो उसके लिए कैसी हो जाती है, आसान हो जाती है। यदि बालक को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता के साथ और अधिक मनोयोग के साथ पूरा कर लेता है। अगर किसी कक्षा के बच्चे की किसी सेक्टर में रुचि है, किसी क्षेत्र में बच्चे की अगर रुचि है और उस रुचि के अनुसार बच्चे को यदि कार्य कराया जाए तो उस कार्य को बच्चा बहुत शीघ्रता से और बहुत जल्दी उस कार्य को बच्चा पूरा कर लेता है। चलिए आठवां बिंदु देखें, बाल विकास के अंतर्गत हमें और क्या क्या अध्ययन करना है। तो देखिए, बाल विकास बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी हमें अध्ययन करना है। जैसे बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे अधिगम, कल्पना करना, अधिगम माने सीखना, कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क करना, स्मृति में चीजों को रखना अपनी में, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण माने होता है किसी भी चीज को देखकर प्रत्यक्ष रूप से बच्चे ने अगर वो चीज देख ली तो उसको अपने मन मंदिर में वो बसा लेता है, उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण आदि का क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। चलिए अगला बिंदु उसका दिया गया है, बाल विकास यह जानने का भी प्रयास करता है कि
विभिन्न आयु स्तरों में ये मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, यानी विभिन्न आयु स्तरों में बच्चे की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, बच्चे का जो मेंटली लेवल है वो किस स्तर का है, ये भी बाल विकास जानने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में बच्चे का मेंटली लेवल कैसा है, बाल्यावस्था में बच्चे का मेंटली लेवल कैसा है, किशोरावस्था में बच्चे का मेंटली लेवल कैसा है, ये सारी चीजों का अध्ययन कौन करता है, बाल विकास करता है। और इसके साथ साथ उनके विकास की क्या गति होती है, इसी के आधार पर मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। यानी बच्चे के विकास की क्या गति होगी, बच्चा किस सेक्टर में आगे बढ़ेगा, बच्चे की क्या क्षमता होगी, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, देखिए बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करना है। बच्चे में वैयक्तिक भिन्नता, देखिए सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रही है, ये सारे बिंदु हमें सिलेबस में दिए गए थे, उन सभी बिंदुओं का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो केवल आपको शॉर्ट एक रूपरेखा समझाई जा रही है, सिलेबस तो भी आगे आपका स्टार्ट होगा सही ढंग से। देखिए बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का हमें अध्ययन करना है। यद्यपि सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। देखिए प्रतिरूप का मतलब है मॉडल, जैसे सभी बच्चों के आगे बढ़ने का या विकास का जो मॉडल होता है वो एक जैसा होता है। जैसे पहले सभी बच्चे अपने घुटनों से चलना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे सहारे से पकड़ के खड़ा होना सीखता है, उसके बाद बच्चा बिना सहारे के खड़ा होना सीखता है, उसके बाद बच्चा सहारे से चलना सीखता है, उसके बाद बिना सहारे के चलना सीखता है। तो सभी जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों का विकास का निश्चित मॉडल है, इसी मॉडल से सब बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात अलग है कि किसी की सीखने की दर कम होती है और किसी के सीखने की दर ज्यादा होती है। कोई बच्चा तो 9 महीने में चलना सीखता है, कोई बच्चा 8 महीने में चलना सीख जाता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 13-14 महीने में जाकर चलना सीखते हैं। तो सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, एक निश्चित मॉडल होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। शारीरिक विकास में कुछ बच्चे अधिक लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत नाटे यानी छोटे रह जाते हैं, और कुछ बच्चों की लंबाई कैसी होती है, सामान्य होती है। चूंकि सबके सीखने का क्रम एक जैसा था, हर बच्चे ने पहले घुटने घुटने चलना प्रारंभ किया होगा, उसके बाद बच्चे ने सहारे से पकड़कर खड़ा होना प्रारंभ किया होगा, फिर बिना सहारे को पकड़कर या बिना सहारे के खड़ा होना प्रारंभ हुआ होगा, उसके बाद बच्चा सहारे से पकड़कर चलना सीखा, उसके बाद बच्चा बिना सहारे के पकड़ के चलना सीखा, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उल्टा चलना सीखा, उल्टा मतलब बैक चलना सीखा, बैक गियर उसका चालू हो गया। तो शारीरिक विकास में कुछ बच्चे अधिक लंबे, कुछ बच्चे अधिक छोटे, कुछ बच्चे सामान्य लंबाई के होते हैं। तो ये क्या है, वैयक्तिक भिन्नता है। इसी प्रकार मानसिक विकास की अगर हम बात करें, मेंटली डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो कुछ बच्चे प्रतिभाशाली, कुछ बच्चे सामान्य और कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, ब्राइट गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, लो इंटेलिजेंस वाले होते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक तथा बहिर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का अंतर क्या है, बहिर्मुखी अच्छा नहीं जिनका मुख बाहर की ओर वो बहिर्मुखी, और जिनका मुख अंदर की तरफ हो वो अंतर्मुखी, ऐसा नहीं है। बहिर्मुखी बालक वे होते हैं जिनका सामाजिक व्यवहार ज्यादा होता है, समाज के लोगों से मिलना जुलना, मित्र बनाना अधिक पसंद करते हैं, वे कहलाती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा शोर शराबा उनको पसंद नहीं है, लिमिटेड जिनके फ्रेंड्स मिलेंगे, वे होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, लोगों से कम मिलना जुलना उनको अच्छा लगता है, वे कहलाते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। युंग ने बताए थे अंतर्मुखी बहिर्मुखी, और उभयमुखी भी बाद में एक बन गया था। उभयमुखी वे होते हैं जिनमें बहिर्मुखी के भी गुण होते हैं, अंतर्मुखी के भी गुण होते हैं, उन्हें उभयमुखी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अतः मैं क्या पढ़ना है अभी केवल कि विकास के सभी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, वैयक्तिक भिन्नता विकास के क्षेत्रों में होती है। 10वां बिंदु और देखें, कितने बिंदु है इसमें, चलिए लास्ट बिंदु है आपका 10वां और 11वां, 2 बिंदु हैं। चलिए इनको और पढ़ते हैं, उसके बाद आज की कक्षा को विराम देंगे और फिर हम आगे की अध्ययन कल करेंगे। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी हमें करना है। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बच्चा जब हमारा आगे बढ़ रहा है तो बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे होगा, आपने जो गुण बच्चे में आते जा रहे हैं उनका पता आप कैसे लगाओगे, उनका मूल्यांकन कैसे करोगे। तो देखिए बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन
किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बच्चों की विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी उसकी आगे मूल्यांकन पूरा टॉपिक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना पढ़ना है कि हमें क्या करना है, बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं इन दोनों का मापन हम कर लेते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मूल्यांकन टॉपिक है। अंतिम टॉप बिंदु की हम बात कर रहे हैं। अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु है हमारा बाल अभिभावक संबंधों का अध्ययन। हमें बालक और अभिभावक के संबंधों का अध्ययन भी पता करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक होने के नाते हम कितने कार्य करें, हम अपने विद्यालय को संभालें या घर घर जाकर बालकों का अभिभावकों का संबंध देखें कि एक बच्चे के अपने माता पिता से कैसे संबंध है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक शिक्षक हैं आप, शिक्षक होने के नाते आपकी ये नीति है। तो बाल अभिभावक संबंधों का अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा कि एक बच्चे के अपने माता पिता से कैसे संबंध है, मधुर संबंध है, कटु संबंध है, बच्चा जिस घर से आया है उस घर में बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए, जन्म के पश्चात सबसे पहले बालक को अपने माता पिता का संरक्षण प्राप्त होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद बच्चे को सबसे पहले अपने माता और पिता का संरक्षण प्राप्त होता है। बालक के व्यक्तित्व निर्धारण और समुचित विकास में माता पिता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक का जो व्यक्तित्व का निर्धारण हो रहा है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और बच्चे के समुचित विकास में माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं, वे अक्सर कुसमायोजित और अपराधी प्रवृत्ति की हो जाती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता से उनके संबंध मधुर नहीं होते, संबंध अच्छे नहीं होते। इसका कारण है जैसे माता पिता में दोनों में आपस में कलह होना, माता पिता में दोनों में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होना, या हो सकता है उस बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई हो, उस बच्चे की माता की मृत्यु हो गई हो तो सौतेली माँ हो। तो जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते, वे बच्चे अक्सर कुसमायोजित या हम कहें अपराध की अंधी गलियों में बच्चे धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अंतिम बिंदु की ओर हम आज चर्चा करते हैं, उसके बाद आज कक्षा को विराम देंगे और कल हम इसके आगे अध्ययन करेंगे, या अगली वीडियो जब भी इसकी अपलोड की जाएगी सुबह शाम में, उस समय हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बाल विकास बाल अभिभावक संबंधों के निर्धारक तत्वों तथा समस्याओं और उनके निराकरण का अध्ययन करके माता पिता तथा बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। बाल मनोविज्ञान बाल विकास क्या करता है, बालक और अभिभावक के संबंधों में, इन तत्वों में इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करके माता पिता और बालकों के बीच अच्छे संबंधों को विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे बालक परिवार में, समाज में और राष्ट्र में एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। और यही हमारा उद्देश्य है, हमें समाज को एक श्रेष्ठ नागरिक देना है, एक अच्छा नागरिक हमें उपलब्ध कराना है। तो अच्छा नागरिक उपलब्ध कराने के लिए आपको पहले बच्चे के घर, परिवार, वातावरण आदि का अध्ययन करना पड़ेगा, और इसके माध्यम से आप बालक, परिवार तथा समाज व राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक के रूप में बच्चे को विकसित कर सकती है। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमने केवल इतना समझा है कि बाल विकास के अंतर्गत हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है, तो सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। अभी सारी चीजें इसमें आएंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई समस्यात्मक इसमें विषय ऐसा है जो आपको समझना है। सारी चीजें आपको समझ आएंगी, इसके ऑब्जेक्टिव भी अमल करेंगे, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।